प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी दोस्त रोशनी बेताल पच्चीसी की श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी पति कौन। आशा करती हूँ कि आपको इस श्रृंखला की हमारी पहली कहानी पसंद आई होगी और आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की कहानी बेताल पच्चीसी की पति कौन। तो पिछली कहानी में जैसा कि आपको याद होगा, बेताल के द्वारा प्रश्न पूछने पर और राजा विक्रम के द्वारा उसका उत्तर देने पर बेताल खूब जोर से हंसा और बोला कि राजन, तू बोला और मैं चला। खिलखिलाकर हंसते हुए राजा का उपहास उड़ाते हुए बेताल वापस अपने पेड़ पर आकर उल्टा लटक गया। लेकिन राजा विक्रम भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो भी उसके पीछे पीछे वापस आए और दोबारा से बेताल को अपने कंधों पर टांगा और चलने लगे। तो बेताल ने कहा, राजन तुम मानोगे तो नहीं, चलो अब फिर मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी पहेली लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शर्त मेरी यही है कि अगर तुमने बीच में कुछ बात करी तो मैं वापस पेड़ पर उड़ के आ जाऊंगा। राजन ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ऐसा कहकर दोनों अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़े। तो बेताल ने शुरू करी कहानी पति कौन। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी ही रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी जजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो। ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह वहीं मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश में घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा। फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके बीच आपस में झगड़ने लगे। पहला बोला कि ये मेरी पत्नी है, दूसरा बोला मेरी, तीसरा बोला मेरी। ये देखकर लड़की सकपका गई। इतना कहकर बेताल बोला, राजा अब तुम बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। बेताल का प्रश्न पूछने पर राजा एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा।
लेकिन अब तो ये ठहरे राजा विक्रम, अगर इनसे न्याय करने के लिए कहा जाएगा तो ये कैसे चुप रहेंगे। तो राजा ने बड़े धीर से जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा, पत्नी उसकी होनी चाहिए। बेताल ने पूछा, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो कुटिया बनाकर रहा उसका हक उस लड़की पर ज्यादा है बजाय दो बाकियों के? राजा ने बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, तो वो उसका पति नहीं बन सकता। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ, तो ये लड़की उसकी भी पत्नी नहीं हो सकती। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है और ये लड़की उसी की पत्नी होनी चाहिए। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हाँ राजन, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने न्याय तो कर दिया, शायद तुम हमारी शर्त भूल गए। तुम बोले और मैं वापस चला। ये कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। अब राजा विक्रम क्या करते? वह भी चल पड़े वापस बेताल को उठाने, मन में ये सोचते हुए कि बेताल हर बार उनके साथ यही करेगा, हर बार वो उनसे न्याय करने के लिए बोलेगा और वो चुप नहीं रह पाएंगे। इसी जद्दोजहद में चलते हुए राजा विक्रम बेताल के पास पहुंच गए और उसे बोला कि अब चलो वापस चलते हैं। बेताल भी जानता था कि अब मैं उन्हें तीसरी कहानी सुनाऊंगा और फिर से उनकी प्रतिज्ञा भंग करूंगा। तो मित्रों, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी बेताल पचीसी की तीसरी कहानी, जो कि राजा विक्रम और बेताल की इस नोक-झोंक से भरी होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलूंगी जल्द। आपकी दोस्त रोशनी।